शुरुआत में सेलेस्टियल्स नामक शक्तिशाली प्राणियों ने सूर्य और अन्य जीवन रूपों का निर्माण किया और ब्रह्मांड गतिमान था। लेकिन एक दिन डेविएंट्स नामक एक अप्राकृतिक शिकारी प्रजाति गहरे अंतरिक्ष से उभरती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देती है। सेलेस्टियल्स का नेता एरिशेम ओलंपिया ग्रह से इटर्नल्स नामक महामानवों के एक अमर समूह को लाता है और उन्हें डोमो नामक अपने जहाज पर पृथ्वी पर भेजता है। 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में मनुष्यों का एक समूह मछली पकड़ रहा था जब अचानक उन पर समुद्र से निकलने वाले डेविएंट्स द्वारा हमला कर दिया जाता है। उसी समय इटर्नल्स अपनी शक्तियों के साथ उनकी रक्षा के लिए आते हैं। इकारिस अपनी आंखों की किरणों का उपयोग करता है और जानवरों से लड़ने के लिए उड़ता है, जबकि मक्कारी अपनी सुपर गति का उपयोग करके मनुष्यों को रास्ते से हटा देती है। किंगो दूर से हमला करने के लिए ऊर्जा विस्फोट करता है, जबकि थेना और गिलगमेश हाथापाई के लिए ऊर्जा हथियार बुलाते हैं। स्प्राइट अपने भ्रमों से सहायता प्रदान करती है और फास्टोस भी अपने उन्नत आविष्कारों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है और इटर्नल की उत्कृष्ट टीम वर्क की बदौलत जल्द ही डेविएंट्स पराजित हो जाते हैं और टीम लीडर अजाक युद्ध में लगी उनकी सभी चोटों को ठीक कर देता है। मानव उनसे डरते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोइग तुरंत अपनी मन नियंत्रण शक्तियों का उपयोग करके उन्हें शांत कर देता है। फिर सेर्सी एक आदिम चाकू को असली अच्छी धातु में बदल देती है, यह साबित करने के लिए कि वे मानवता की मदद के लिए यहाँ हैं। साल बीतते हैं और वर्तमान समय में इटर्नल इंसानों के बीच सामान्य होने का नाटक करते हुए रहते हैं। लंदन में सेर्सी उस कक्षा में जाती है जहां उसे पाठ पढ़ाना होता है और वह अपने प्रेमी डेन को उसकी जगह लेते हुए पाती है। अचानक एक बड़े भूकंप के कारण व्याख्यान बाधित हो जाता है, इसलिए सेर्सी अपने छात्रों को मेजों के नीचे छिपने के लिए कहती है और अपनी शक्ति का उपयोग करती है ताकि कुछ मलबा किसी छात्र को कुचलने से रोका जा सके। पास की नदी में एक कुत्ता एक डेविएंट को नदी से बाहर आते हुए देखता है। शाम को सेर्सी बाद में कुछ दोस्तों के साथ डेन का जन्मदिन मनाती है। स्प्राइट बूढ़ा दिखने और इस तथ्य को छिपाने के लिए एक भ्रम का उपयोग करती है कि वह मानसिक रूप से बूढ़ी हो रही है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। हालांकि अगर कोई उसे छूता है तो भ्रम टूट जाता है और वह जल्दी ही हार मान लेती है। डेन सेर्सी से उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और वह सोचने लगता है कि क्या वह कुछ छिपा रही है, क्योंकि स्प्राइट हमेशा अजीब टिप्पणियां करती रहती है। पार्टी के बाद तीनों घर की ओर चलते हैं, लेकिन अचानक उन पर क्रो नाम के एक विशाल डेविएंट द्वारा हमला कर दिया जाता है। सेर्सी उसे जमीन में कैद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन क्रो जल्द ही टूट जाता है और सड़कों पर भाग जाता है। स्प्राइट एक भ्रम पैदा करती है जिससे उसकी संख्या बढ़ जाती है और सेर्सी राक्षस को भ्रमित करने के लिए, लेकिन क्रो उन्हें चौंका देता है जब वह असली राक्षस बता पाता है। जब क्रो स्प्राइट को मारने ही वाला होता है, कारिस प्रकट होता है और उसे बचा लेता है और फिर डेविएंट से सीधे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई के कारण एक बस पलट जाती है और सेर्सी एक दुर्घटना से बचने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों में बदलने के लिए दौड़ती है। क्रो फिर से सबको चौंका देता है जब वह यह प्रकट करता है कि वह अपने घावों को स्वयं भर सकता है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट है कि इकारिस का पलड़ा भारी है और वह नदी के रास्ते भाग निकलती है। बाद में सेर्सी डेन को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताती है और वह उससे पूछता है कि उन्होंने मानवता की सबसे बड़ी त्रासदियों के दौरान कभी मदद क्यों नहीं की। सेर्सी बताती है कि उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे कभी भी मानव जाति के क्रम में हस्तक्षेप न करें ताकि एक समाज के रूप में उनके विकास में बाधा न आए। डेविएंट्स को नष्ट करने के बाद उन्हें पृथ्वी पर तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया जब तक कि घर जाने का समय न हो जाए। वह डेन को यह भी बताती है कि वह और इकारिस सदियों से साथ थे, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में वह स्प्राइट और इकारिस के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि भूकंप और डेविएंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें टीम को फिर से एक साथ लाना होगा। इससे बेबीलोन में 575 ईसा पूर्व की यादें ताजा हो जाती हैं। मानवता इटर्नल्स के मार्गदर्शन में विकसित हो रही है, जो डेविएंट्स से लड़ते हैं जब भी वे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इटर्नल्स बिना किसी परेशानी के उन्हें तुरंत मारने के लिए एकदम सही तालमेल में एक साथ लड़ते हैं और बिना किसी परेशानी के उन्हें तुरंत मार देते हैं। एक विशेष तीव्र लड़ाई के बाद अजाक अपने विशेष शक्ति पत्थर का उपयोग करके अरिशेम से बात करने के लिए एक कड़ी बनाती है। वह उसकी भव्य योजना के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता कि इसका मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अरिशेम उसे उनसे न जुड़ने और योजना पर अमल करने के लिए कहता है। इसके बाद अजाक उस खोह में वापस जाता है जहां इटर्नल्स समाज के बीच खुलेआम रह रहे हैं। फास्टोस मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक भाप इंजन विकसित कर रहा है और स्प्राइट अपनी शक्तियों का उपयोग बच्चों का मनोरंजन करने के लिए करती है,
जो उसके भ्रमों के माध्यम से जीवंत हो जाती हैं। ड्रूइग झगड़ों को रोकने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना पसंद करता है, लेकिन मक्कारी उसे डांटता है क्योंकि उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बीच इकारिस और सेर्सी एक साथ समय बिताते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। पृथ्वी की सुंदरता को अपनी गवाही मानकर एक दूसरे के सामने इसे स्वीकार करते हैं। वर्षों बाद वे गुप्त साम्राज्य में विवाह कर लेते हैं। वर्तमान में वापस सेर्सी, स्प्राइट और इकारिस दक्षिण डकोटा में अजाक के खेत तक जाती है और उसे उसके घर के बाहर मृत पाती है। स्प्राइट रोती है और उसे याद करने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्रो ने अजाक की शक्तियों को अवशोषित करके उसे मार डाला था। वह खुद को ठीक कर सकती है। जब सेर्सी शोक मनाने के लिए शरीर के पास जाती है, अजाक के शरीर में मौजूद वह पत्थर जो उसे स्वर्गीय देवताओं द्वारा दिया गया था बाहर आ जाता है और सेर्सी से चिपक जाता है। इससे उसे कुछ देर के लिए अरिशेम की एक झलक मिलती है जो कहता है लगभग समय हो गया है, और फिर वह उसे नजरों से ओझल हो जाती है। स्प्राइट बताती है कि अजाक ने सेर्सी को अपना उत्तराधिकारी चुना है, लेकिन इकारिस चिंतित है कि वह महद वायरी हो सकता है। इससे एक और याद ताजा हो जाती है। 1521 ईस्वी में तेनोश्तित्लान में समूह ग्रह पर बचे आखिरी डेविंट्स से लड़ रहा था। इस बीच इंसान युद्ध में हैं, लेकिन अजाक ड्रूइग को उन्हें रोकने नहीं देता। अचानक थेना को उल्टी महसूस होने लगती है और वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जल्द ही सब मरने वाले हैं। उसकी नजरें बदल जाती हैं और वह अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है और कुछ को चोट पहुंचा देती है जो उसके आश्चर्य के तत्व की वजह से है। अजाक उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने देता है ताकि वह उसके करीब पहुंच सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके दिमाग पर कर सके, जिससे वह इस अजीब आवेग प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। थेना फिर भी उस पर हमला करती है, इसलिए गिलगमेश आगे आता है और उससे तब तक लड़ता है जब तक वह उसे बेहोश नहीं कर देता। बाद में जब थेना बिना कुछ याद किए जागती है कि क्या हुआ था, तो पता चलता है कि वह महद वायरी से पीड़ित है, जो उसकी पुरानी यादों के खुद पर टूट पड़ने और उसे पागल बना देने का नतीजा है। इसका कोई इलाज नहीं है। उसे बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके दिमाग को पूरी तरह से मिटा दिया जाए ताकि वह नए सिरे से शुरुआत कर सके, जिसे अजाक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा उपाय मानता है। बाकी लोग उस थेना को खोना नहीं चाहते जिससे वे प्यार करते हैं, और ड्रूइग अजाक पर चिल्लाता है, उसके नेतृत्व पर सवाल उठाता है। वह यह देखकर थक गया है कि मानव जाति बिना किसी दखल के एक दूसरे को नष्ट कर रही है, इसलिए अचानक वह युद्ध को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और खुद काम करने निकल पड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे मारना होगा। गिलगमेश घोषणा करता है कि वह थेना की देखभाल कर सकता है, इसलिए अजाक सभी को इंसानों के बीच रहने की अनुमति देता है। डेविएंट्स पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वे घर से आने वाले कॉल का इंतजार करते हुए अपना उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। वर्तमान में वापस सेर्सी, स्प्राइट और इकारिस किंगो को खोजने मुंबई जाते हैं, जो अब एक प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है। उसका नौकर करुण उसका राज जानता है और दशकों से उसके साथ काम कर रहा है। तीनों किंगो को बताते हैं कि क्या हो रहा है, और पहले तो वह जाने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे यह जिंदगी पसंद है। हालांकि करुण किंगो को जाने के लिए मना लेता है और ऐसा हीरो बनने के लिए जिसे हर कोई पसंद करे, और करुण यहाँ तक कि यह सब एक वृत्तचित्र शैली में रिकॉर्ड करने के लिए भी साथ आने को तैयार हो जाता है। वे किंगो के निजी जेट से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहां स्प्राइट प्रसिद्धि के लिए उसे छोड़ देने के लिए किंगो पर नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन किंगो बताता है कि वह स्प्राइट की कहानी कहने की कला से मिली प्रेरणा की बदौलत अभिनेता बना। ऑस्ट्रेलिया में टीम ग्रामीण इलाकों में थेना और गिलगमेश के निजी घर में उन्हें ढूंढने के लिए उनके शरीर के निशानों का पीछा करती है। गिलगमेश खाना पकाने और घर की देखभाल करने में कुशल हो गया है और थेना अपना समय कुछ अशुभ चित्र बनाने में बिताती है। जब वह उन्हें आते देखती है, वह फिर से चूक जाती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है, कहते हुए कि ग्रह पर सभी जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन गिलगमेश उसे रोक देता है और स्प्राइट उसके मन को एक भ्रम से साफ कर देती है, जो उसे याद दिलाता है कि वह वास्तव में कौन है। सेर्सी समय निकालकर थेना के चित्रों को देखती है और बुरा महसूस करती है क्योंकि वह अरिशेम के साथ फिर से जुड़ नहीं पाती, लेकिन गिलगमेश उसे एक उत्साहवर्धक बात कहता है और उसे याद दिलाता है कि सुनना ज्यादा जरूरी है। सेर्सी बैठ जाती है और आराम करती है, जिससे अंततः पत्थर सक्रिय हो जाता है और वह अरिशेम के सामने प्रकट हो जाती है। वह उसे बताता है कि उद्भव हो रहा है और वह इटर्नल्स का असली उद्देश्य समझाता है। उन्हें दिव्य तियामुत के जन्म के लिए भेजा गया था, क्योंकि हर कुछ सहस्राब्दियों में नए दिव्य आते हैं और उन्होंने पृथ्वी से पहले अन्य ग्रहों पर यह प्रक्रिया की है। वे बुद्धिमान जीवन के माध्यम से आते हैं, जिसे डेविएंट्स के हमले ने रोक दिया था, लेकिन इटर्नल्स ने उनसे छुटकारा पा लिया है।
अरिसेम कहता है कि अब पृथ्वी पर से सारा जीवन मिटाकर तियामुत के लिए रास्ता बनाने का समय आ गया है। सेर्सी इस रहस्य उद्घाटन से भयभीत है, लेकिन अरिसेम इसका बचाव करते हुए कहता है कि यह उनके जीवन रूपों के लिए सृष्टि का चक्र है। फिर वह समझाता है कि ओलंपिया कभी अस्तित्व में नहीं थी और वह और अन्य इटर्नल्स वर्ल्ड फोर्स की रचनाएं मात्र हैं, कृत्रिम प्राणियों के रूप में जिन्हें सेलेस्टियल्स द्वारा उपयोग के लिए बनाया गया है। सेर्सी को यह याद नहीं रहता क्योंकि इटर्नल्स की यादें प्रत्येक उद्भव के बाद रीसेट हो जाती हैं। सबसे बढ़कर अरिसेम ने डेविएंट्स को शिकारियों और शिकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया था ताकि बुद्धिमान जीवन फल फूल सके, लेकिन उसने डेविएंट्स पर नियंत्रण खो दिया और वे स्वयं शिकारी बन गए। इसीलिए उसने ऐसा किया कि इटर्नल्स उस तरह विकसित नहीं हो सके जैसे वे होते हैं। बाद में सेर्सी टीम को बताती है कि उसने क्या सीखा और वेथेना की बीमारी असल में उनकी पुरानी यादों के सक्रिय होने और उन्हें सच बताने का नतीजा है। वे यह जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वे बनावटी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पृथ्वी के लोगों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने का संकल्प लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ड्रुइग को ढूंढना होगा और देखना होगा कि क्या वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तियामुट के दिमाग पर कब्जा कर सकता है। इटर्नल्स आगे अमेज़न की यात्रा करते हैं। ड्रुइग एक गांव में रह रहा है जहां वह ऐसे लोगों का नेतृत्व कर रहा है जो पूरी शांति से रहते हैं। वह दूसरों की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही एक झूठ है। शाम को किंगो स्प्राइट के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है क्योंकि वह जानता है कि वह इकारिस से प्यार करती है, लेकिन उसके बच्चों जैसे रूप के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। स्प्राइट इस भावना की कद्र करती है जब तक कि वह यह नहीं देख लेती कि करुण रिकॉर्डिंग कर रहा है और वह कैमरा तोड़ देती है। सेर्सी डेन को बुलाती है उसकी जांच करने के लिए और इकारिस ईर्ष्या से देखती है, जिसके कारण सेर्सी उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। जब इकारिस अपनी सफाई देने ही वाला होता है, क्रो अचानक आ जाता है और उसे ले जाता है। और भी डेविएंट गांव पर हमला करते हैं तो इटर्नल्स तुरंत कार्रवाई में लग जाते हैं। सेर्सी एक इमारत को मजबूत करके उसके अंदर मौजूद इंसानों को छुपा देती है और फिर डेविएंट के ऊपर पेड़ों का एक गुच्छा डाल देती है। ड्रुइग इंसानों को एक एकीकृत सेना के रूप में नियंत्रित करता है, लेकिन सेर्सी तुरंत उसे रोक देती है और इंसानों को सुरक्षित जगह भेज देती है। किंगो अपनी बीएम चार्ज करने के लिए एक पल लेता है और एक डेविएंट का सिर उड़ाकर उसे मार देता है। इकारिस क्रो से लड़ता है जो उसकी शक्तियों को सोखने के लिए उसे जमीन पर धकेल देता है। हालांकि गिलगमेश उससे लड़ने आता है और जब वे युद्ध में लगे होते हैं, थेना फिर से अपना दिमाग खो देती है और इकारिस पर हमला कर देती है। गिलगमेश ध्यान देता है और थेना के पास आकर उसे सांत्वना देता है और उसे शांत करने में कामयाब होता है। फिर इकारिस एक उड़ते हुए डेविएंट का पीछा करता है और उसे गांव में उतार देता है, जहां वह अपनी आंखों की किरणों से उनमें से कई को मार डालता है। उनमें से एक उसे पीछे से चौंका देता है और सेर्सी बचाव के लिए आती है और डेविएंट को एक पेड़ में बदलकर सबको चौंका देती है, जो वह पहले कभी नहीं कर पाई थी। गिलगमेश क्रो से लड़ना जारी रखता है, लेकिन वह थेना पर नजर रखने में इतना विचलित हो जाता है कि क्रो उसे मार देता है और उसकी शक्तियों को अपने में समाहित कर लेता है। फिर क्रो रूप बदलता है, ज्यादा इंसान जैसा दिखने लगता है और अंग्रेजी बोलना सीखता है। क्रो इटर्नल्स पर हत्यारा होने का आरोप लगाता है, लेकिन जब इकारिस उससे लड़ने आता है तो क्रो भाग जाता है। फिर थेना गिलगमेश के पास दौड़ती है, जो उसे हमेशा याद रखने के लिए कहने के बाद उसकी बाहों में मर जाता है। बाद में वे गिलगमेश के शरीर को जला देते हैं और थेना उसकी राख को नदी में बहा देती है, अंततः यह समझते हुए कि सबको नियंत्रित करने से वह एक डेविएंट से बेहतर नहीं होगा। ड्रुइग मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ति एक दिव्य को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें फास्टोस को ढूंढना होगा। एक और स्मृति 1945 में हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने के ठीक बाद की है। फास्टोस बमबारी के बाद अजाक के सामने रोता हुआ खड़ा है और इंसानों को तकनीक में विकसित और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पश्चाताप महसूस कर रहा है, केवल एक दूसरे को मारना जारी रखने के लिए। यहीं पर वह मानवता में विश्वास खो देता है और उसे पीछे छोड़ने का फैसला करता है। वर्तमान में वापस टीम शिकागो पहुंचती है और यह जानकर चौंक जाती है कि फास्टोस उपनगरों में इचामिन एक घर में अपने पति और बेटे के साथ रहती है। कहानी सुनने के बाद फास्टोस बताता है कि उसके पति ने मानवता में अपना विश्वास वापस कर दिया है, लेकिन वह एक खतरनाक मिशन के लिए अपने परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि उसका पति उसे मना लेता है कि अगर इससे उनका और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो उसे यह काम करना होगा। इसके बाद इटर्नल्स इराक जाते हैं, जहां वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डोमो को उसके भूमिगत ठिकाने से आजाद कराते हैं। मक्कारी इस पूरे समय वहीं रह रही है और अपनी गति का इस्तेमाल सिर्फ रसद के लिए बाहर निकलने के लिए करती है। फास्टोस को एक विचार सूझता है कि सभी की शक्तियों को यूनिमाइंड के जरिए एक साथ जोड़ा जाए, जिससे वे अपनी शक्तियों को स्थानांतरित कर सकें ताकि ड्रुइग तियामुट के मन पर नियंत्रण कर सके। किंगो को इस पूरे सौदे पर संदेह है
और वह और स्प्राइट कहते हैं कि वे इकारिस के मार्गदर्शन पर चलना पसंद करेंगे, जिसे भी साफ तौर पर संदेह है। हालांकि इकारिस अपने दोस्त से कहता है कि वह नहीं है जो किंगो सोचता है। फिर इकारिस को एक और याद ताजा होती है। 6 दिन पहले अजाक इकारिस से मिलने जाता है और उसे बताता है कि आखिरकार उद्भव का समय आ गया है, जिससे पता चलता है कि इकारिस को हमेशा से सच्चाई पता थी। इतने समय तक इंसानों के साथ रहने के बाद अजाक सोचता है कि उन्हें इस मिशन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मानवता और पृथ्वी सुंदर हैं, इसलिए वे इससे बेहतर के हकदार हैं। इकारिस अजाक से कहता है कि उसके पास उसे पहले दिखाने के लिए कुछ है, और वह उसे अलास्का ले आता है। एक जमी हुई झील पर कई देवियां फिर से प्रकट हुई हैं और इकारिस बताती है कि वे सदियों तक जमे रहे थे, इससे पहले कि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो, क्योंकि आने वाले उद्भव के कारण पृथ्वी का केंद्र गर्म हो गया था। फिर इकारिस घोषणा करता है कि वह अभी भी अर्चे प्रति वफादार है और अजाक को झील की ओर धकेल देता है, जहां क्रो उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसकी शक्तियों को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद इकारिस अजाक को फार्म हाउस, जहां वह शव को सेर्सी के लिए छोड़ देता है, जिसे वह बाद में ढूंढ सके। अपने दुहक में वह खुद को रोक नहीं पाता किरणें छोड़ता है, जिससे आग लग जाती है। वर्तमान में वापस इकारिस सेर्सी से कहता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है, और सेर्सी बिना कुछ कहे आराम से उसका हाथ थाम लेती है। कुछ ही क्षणों बाद उसे अपने अंदर पत्थर सक्रिय होता हुआ महसूस होता है, जिसका अर्थ है कि उद्भव शुरू होने वाला है। फास्टोस मक्कारी को उद्भव के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजता है और अपनी तेज गति से वह पूरी पृथ्वी पर जाती है, ताकि हिंद महासागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी के लिए सही जगह ढूंढ सके। अचानक इकारिस अपना कवच पहनता है और घोषणा करता है कि काश अजाक ने सेर्सी को न चुना होता। वह मुख्य कमरे पर हमला करता है और बताता है कि बेबीलोन छोड़ने के बाद से उसे सब कुछ पता है, और टीम को पता चलता है कि इकारिस ने ही अजाक को मारा था। जब मिक्कारी खुफिया जानकारी लेकर वापस आती है तो इकारिस उस पर हमला करने की कोशिश करती है और किंगो उसकी तरफ से वार सहता है। किंगो उस पर वापस हमला करना चाहता है, लेकिन उसी समय स्प्राइट घोषणा करती है कि वह उसके पक्ष में है और एक भ्रम पैदा करती है, जिससे वे बच निकलते हैं। बाद में किंगो घोषणा करता है कि वह करुण के साथ जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि पृथ्वी को बचाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि आकाशीय जीवों के जन्म का मतलब है नए ग्रहों का निर्माण भी। टीम को लापता सदस्यों की भरपाई के लिए एक नई योजना की जरूरत है, और ड्रूइग बताता है कि सेर्सी एक डेविएंट को एक पेड़ में बदलने में सक्षम थी। हालांकि सेर्सी को अभी भी संदेह है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही है कि उसे अजाक ने क्यों चुना था। इसलिए थेना समझाती है कि एक नेता अपने प्रियजनों की रक्षा करता है, और अजाक जानता था कि सेर्सी पहले दिन से ही मानवता से प्यार करती है। सेर्सी फास्टोस को अपने शरीर से विशेष पत्थर निकालने देती है और उसका उपयोग यूनीमाइंड को शक्ति प्रदान करने के लिए करती है। इटर्नल्स ज्वालामुखी की ओर जाते हैं और इकारिस स्प्राइट को आदेश देता है कि जब तक वह जहाज में घुसता है तब तक वह उद्भव की रक्षा करे। थेना उसे विचलित रखने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देती है, जिससे दूसरों को यूनीमाइंड को सक्रिय करने का समय मिल जाता है, जो ज्वालामुखी को निष्क्रिय कर देता है। इकारिस उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, पहले ड्रूइग को पकड़कर उसे अपनी आंखों की किरणों से मार डालता है, फिर जहाज पर हमला करके उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। क्रोधित होकर मिक्कारी इकारिस से जमकर लड़ना शुरू कर देता है, जबकि उनके पीछे ज्वालामुखी फट जाता है, उद्भव शुरू हो जाता है। सेर्सी ज्वालामुखी पर यह देखने के लिए दौड़ती है कि क्या वह कुछ कर सकती है, जबकि थेना और गिलगमेश इकारिस से लड़ने के लिए मिक्कारी के साथ मिल जाते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है और वे साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते। उसी समय क्रो आ जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है और इकारिस पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि बाकी लोग नहीं चाहते कि वह और ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए वे पहले उस पर हमला करते हैं। मिक्कारी उसे एक मिट्टी के बवंडर में फंसा देता है और थेना उसे लात मारती है और उसे एक गुफा में भेज देती है। इकारिस ध्यान भटकाने के लिए सेर्सी का पीछा करता है, लेकिन फास्टोस उसे पकड़ने और जमीन पर रखने के लिए अपने द्वारा बनाए गए एक खास जाल का इस्तेमाल करता है। गुफा के अंदर क्रो गिलगमेश की आवाज का इस्तेमाल करके थेना के दिमाग में उथल पुथल मचा देता है, जिससे वह अपनी सतर्कता खो देती है। हालांकि जब वह उसकी शक्तियों को अवशोषित करने ही वाला होता है तो वह गलती से गिलगमेश के याद का जिक्र कर देता है और थेना जाग जाती है और उसे तुरंत मार देती है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर सेर्सी अजाक को देखकर चौंक जाती है और अचानक उसे चाकू मार दिया जाता है। अजाक स्प्राइट द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, जो हमेशा से सेर्सी से ईर्ष्या करती रही है, क्योंकि वह वयस्क जीवन जी रही है। वह अपनी शक्तियों को उभार में तेजी लाने के लिए तैयार करती है, लेकिन उसी समय ड्रूइग प्रकट होता है और उसे बेहोश कर देता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और समुद्र पागल हो जाता है जब तियामुट ज्वालामुखी से निकलता है। सेर्सी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय इकारिस खुद को फास्टोस के जाल से मुक्त कर लेता है और उसके पीछे जाता है। हालांकि उस महिला को देखकर वह यादों से भर जाता है और उसे मारने का साहस नहीं कर पाता।
इस मौके का इस्तेमाल यूनी माइंड को सक्रिय करने के लिए करती है और इससे वह अपनी शक्तियों को बढ़ाकर तियामुट को एक विशाल चट्टान की मूर्ति में बदल देती है। अपनी गलती का एहसास होने पर इकारिस आंसू बहाते हुए माफी मांगता है और अंतरिक्ष में उड़ जाता है, जहां सूरज उसे उसके नाम की किंवदंती के अनुरूप जला देता है। स्प्राइट उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी है, लेकिन सेर्सी के पास अभी भी यूनिमिन की कुछ शक्ति बची है, इसलिए वह इसका इस्तेमाल स्प्राइट की अमरता छीनने के लिए करती है ताकि वह एक सामान्य मानव जीवन जी सके। उनका मिशन पूरा होने के बाद इटर्नल्स एक बार फिर अलग हो गए, जबकि फास्टोस अपने परिवार के पास लौट जाता है। स्प्राइट एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले लेता है और किंगो अपनी फिल्मों में लौट आता है। सेर्सी फिर से डेन से मिल जाती है, जो उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वह है। अचानक अरशेम आकाश में प्रकट होता है और सेर्सी किंगो और फास्टोस को बुलाता है। वह उनसे कहता है कि वह जानता है कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है, वह उन्हें न्याय के लिए ले जाएगा। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।